नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम विंडो एयर कंडीशनर का साइकिल डायग्राम ऑफ विंडो एयर कंडीशनर की चर्चा करेंगे और इसमें ये जानेंगे कि किसी विंडो एयर कंडीशनर को कैसे हम चलाते हैं और उसकी सर्विस के लिए हमें किन किन बातों पे ध्यान देना होता है और एक विंडो एयर कंडीशनर के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट मिलकर कार्य करते हैं। तो इस तरह से विंडो एयर कंडीशनर में क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहां पर देखेंगे एक विंडो एयर कंडीशनर में किन किन कंपोनेंटों को लगा करके एक विंडो एयर कंडीशनर हम तैयार करते हैं। तो एक चेसिस के ऊपर किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में समस्त कंपोनेंट जो लगे होते हैं उनके नाम, जैसे आपका ये कंडेंसर है, ये आपका फैन मोटर है। फैन मोटर में यहाँ एक विशेषता ये होती है कि किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में एक ही मोटर लगा होता है और इस मोटर से एक प्रोपेलर फैन जो कंडेंसर की गर्म हवा को बाहर निकालने का कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं कंडेंसर डिस्चार्ज एयर आउट। कंडेंसर की गर्म हवा को ये हमारा प्रोपेलर फैन बाहर निकालता है और यहीं से एक शाफ्ट निकल कर आता है हमारे इवापोरेटर साइड में, जहां से एक ब्लोअर फैन यहां पर लगा होता है, जिसे हम दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। उस ब्लोअर फैन का कार्य क्या होता है कि कमरे की जो गर्म हवा होती है हमारे फिल्टर में आता है, फिल्टर से वो हवा छनकर जब इवापोरेटर से वो हवा टकराती है तो इवापोरेटर पर पहले से ही आइस होता है, कूलिंग होती है और ब्लोअर इस गर्म हवा को इवापोरेटर से स्पर्श करने के बाद वो हवा हमारी पूरी तरह से ठंडी होती है और वही ठंडी हवा हमारे रूम को पुनः मिल जाता है। तो इस तरह से कमरे की गर्म हवा को हमारी विंडो एयर कंडीशनर एक साइड से ले रहा है और यहाँ पर अपने दूसरे साइड से उस विंडो एयर कंडीशनर से ठंडी हवा निकल करके हमारे रूम साइड में आता है। तो ये रहा एक विंडो एयर कंडीशनर के कार्य करने का तरीका। अब यहाँ हम आपको बताते हैं कि किसी भी विंडो एयर कंडीशनर को चलाने के लिए उसमें एक मोटर लगा होता है, जिसका काम क्या है, इस मोटर का कार्य है गैस के बहाव को नियंत्रित करना। कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, गैस के बहाव को नियंत्रित करना। अब इस कंप्रेसर के कार्य को आज हम जानेंगे कि हमारे एक विंडो एयर कंडीशनर में गैस का जो बहाव होता है वो किस प्रकार कार्य करता है। तो यहां पर आइए देख लेते हैं इसको। देखिए, जब हमारा कंप्रेसर ऑन होता है और इस कंप्रेसर के ऑन होते ही कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट यहां से निकल करके हमारे कंडेंसर साइड में आता है। तो जब हमारे कंडेंसर साइड में आता है, कंडेंसर का कार्य क्या है, कंडेंसर का मतलब होता है कंडेंस अर्थात इकट्ठा करना। रेफ्रिजरेंट हमारा जब यहाँ आता है तो वो तुरंत इकट्ठा नहीं होता, वो रेफ्रिजरेंट हमारा यहाँ से घूमते 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 ये रेफ्रिजरेंट यहाँ से निकलता है और निकलने के बाद जब ये कैपिलरी में प्रवेश करता है तो ये लाइन हमारी मोटी होती है और इसका छिद्र बहुत पतला होता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर ये आपका रेफ्रिजरेंट, यहाँ पर आपका ये रेफ्रिजरेंट क्या होता है, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट आपका जब बहता है तो उसका फोर्स कम हो जाता है। इस प्रकार से वो रेफ्रिजरेंट इन पाइपों में इकट्ठा होने लगता है। जिस वेग से हमारा रेफ्रिजरेंट इस पाइप से आता है वो रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से इस पाइप माने कि कैपिलरी के द्वारा वो रेफ्रिजरेंट पूरा
निकल नहीं पाता, जिससे वह रेफ्रिजरेंट हमारे कंडेंसर में इकट्ठा होने लगता है। तो इस तरह से कंडेंसर में जब आता है तो वो रेफ्रिजरेंट होता है, गैस की अवस्था में होता है, लेकिन जब इसमें इकट्ठा होता है तो वो धीरे धीरे करके लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जब वो लिक्विड अवस्था में चेंज होता है और कंप्रेसर हमारा कंटिन्यू जब चलता है तो उस समय हमारा कंडेंसर काफी गर्म होता है और वह रेफ्रिजरेंट हमारा कैपिलरी के द्वारा इवापोरेटर में आता है। यहां कैपिलरी की साइज किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में टन के अनुसार इसकी साइज निर्धारित की जाती है। अब टन क्या है इसके बारे में हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। इस प्रकार जब इवापोरेटर में हमारा रेफ्रिजरेंट आता है तो वह रेफ्रिजरेंट यहां आकर के वेपोराइज होता है, अर्थात हम उसे कह सकते हैं उबलने का कार्य कराया जाता है। तो यहां पर हमारा रेफ्रिजरेंट जो होता है वेपोराइज होता है, अर्थात कूलिंग हमारे इवापोरेटर के ऊपर आती है। तो इस प्रकार से उस कूलिंग को जब कमरे की गर्म हवा जब इवापोरेटर पर पड़ता है तो ये इवापोरेटर जितना ठंडा हुआ रहता है ब्लोअर के द्वारा उस ठंडी हवा को हमारे कमरे में भेजने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये आपकी एयर कंडीशनर कार्य करती है। अब इस एयर कंडीशनर में अभी और भी बातें होती हैं कि जैसे ये तो हमारा हो गया रेफ्रिजरेंट साइकिल। दूसरी बात इसमें क्या है, एयर साइकिल। एयर साइकिल क्या है? एयर साइकिल का मतलब जब ये फैन मोटर हमारा चलता है तो गर्म हवा कंडेंसर की गर्म हवा को बाहर निकालता है। फैन मोटर के चलने से ही हमारे इवापोरेटर की कूलिंग कमरे में आती है। तो ये हो गया एयर साइकिल। अब हम इसके रिपेयरिंग पर ध्यान देंगे। रिपेयरिंग इसमें क्या होती है, तो विंडो एयर कंडीशनर की जो सर्विस होती है, सर्विस का एक अलग सिद्धांत है। एसी को कैसे खोलना है, कैसे हमें बांधना है, कौन कौन से पार्ट इसके कैसे निकाले जाएंगे, वो सर्विस में आपको बताया जाएगा। अब यहां पर हम इस डायग्राम से इस विंडो एयर कंडीशनर में प्रेशर देकर लीकेज चेक करेंगे, वैक्यूम करेंगे और गैस चार्ज करेंगे। तो ये क्रिया पूरी करने के लिए एक एक करके हम जानेंगे। ये हमारा क्या है, यहां पर आपका ये देखेंगे, ये चार्जिंग लाइन है। चार्जिंग लाइन में क्या होता है कि चार्जिंग लाइन से हम यहीं से इसमें प्रेशर देकर लीकेज भी चेक करते हैं, वैक्यूम भी करते हैं और गैस भी चार्ज करते हैं। आई बात समझ में? इस तरह से वैक्यूम पॉइंट वहां पे सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में यदि कूलिंग नहीं आ रही है तो कूलिंग ना आने का कौन सा कारण हो सकता है, हम इस बात का पता लगाते हैं। तो कूलिंग ना आने के बाद ही हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं जी। तो ये नहीं है कि किसी एसी को हम बनाने गए हैं और पता चला कि वहां पर कूलिंग नहीं आ रही है जी। तो कूलिंग नहीं आ रही तो इसके पीछे कौन कारण हो सकता है, इस बात का हम पता लगाते हैं। तो कूलिंग ना आने के कौन कौन से कारण होते हैं, आइए पहले इसे जान लेते हैं। कूलिंग ना आने के कौन कौन से कारण होते हैं। कूलिंग कब आ रही है, या कमरे में कूलिंग पूरी तरह से हो ही नहीं रहा है। कम आने का रीजन कुछ और होता है, कूलिंग नहीं होने का रीजन कुछ और होता है। तो पहले तो हम ये जाने कि कूलिंग होती भी है कि नहीं है। एसी से कुछ भी कूलिंग नहीं निकलता, या कुछ कूलिंग निकल करके एसी हमारी बंद हो जा रही है। तो ये जानना जरूरी है। तो यहां पर सबसे पहले हम एसी को ऑन करते हैं, और जैसे आपकी एसी ऑन होती है तो सर्वप्रथम किसी भी विंडो एयर कंडीशनर का ब्लोअर
और ये प्रोपेलर से जो मोटर लगा है ये मोटर ऑन हो जाता है। और मोटर के ऑन होने के ठीक 3 से 5 मिनट के अंदर ही आपका कंप्रेसर भी ऑन होगा। कंप्रेसर हमारा 3 से 5 मिनट के अंदर ऑन हो जाना चाहिए। अब हमारा कंप्रेसर यदि ऑन नहीं हो रहा है, केवल फैन चल रहा है, तो कस्टमर तो ये कहेगा भैया कूलिंग नहीं हो रहा है और हवा तो आ रही है। तो कूलिंग नहीं हो रहा, हवा आ रही है, इसके लिए सबसे पहले हम करते क्या है, एसी को ऑन करेंगे, 3 से 5 मिनट का इंतजार करेंगे। अगर हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं होता है तो इसके पीछे कौन सा कारण हो सकता है? कंप्रेसर यदि मेरा ऑन नहीं होता है तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि रिमोट के द्वारा हो सकता है किसी ने इसका टेम्परेचर ज्यादा कर दिया हो। ज्यादा का मतलब यहां ज्यादा और कम का मतलब भी समझ लीजिए। जब किसी विंडो एयर कंडीशनर या स्प्लिट एयर कंडीशनर या किसी भी एयर कंडीशनर को कहीं आप बनाने जाते हैं तो उसमें अभी तक कुछ लोगों को यह नहीं पता होता है कि इसमें टेम्परेचर कितने पर सेट किया जाए, कितने पर कूलिंग हमें ज्यादा मिलेगी। तो इसके लिए जब हम किसी भी एयर कंडीशनर का टेम्परेचर घटाते हैं, जब किसी भी एयर कंडीशनर का टेम्परेचर जो उसके डिस्प्ले पर शो करता है 16 से 30, तो जब हम उसे 16 माने 30 से कम करेंगे तो उस समय क्या होगा, टेम्परेचर हमारा कूलिंग जिसे कह सकते हैं, कूलिंग हमारी बढ़ेगी। जब आप 30 से डाउन आएंगे तो उस समय कमरे की कूलिंग बढ़ेगी। जैसे आपने 22 सेट कर दिया तो कूलिंग बढ़ेगी, आपने 20 सेट कर दिया तो कूलिंग और बढ़ेगी, आपने 18 सेट कर दिया कूलिंग और बढ़ेगी, आपने 16 सेट कर दिया कूलिंग फुल हो जाएगी। माने एसी का जो क्षमता था वो उतना आपकी कमरे में कूलिंग देगा। समझ गए? तो जब आप टेम्परेचर जो स्पेस डिस्प्ले पर नंबर जो आते हैं उसको जब आप घटाते हैं तो कमरे की कूलिंग बढ़ती है, और जब आप उसे बढ़ाते हैं तो उस समय जो कमरे की कूलिंग होती है वो नॉर्मल होती जाती है। आ गई बात समझ में? तो ये बात रही टेम्परेचर को कब हम कम करते हैं और कब ज्यादा करते हैं। आइए अब यहां मैं देखता हूं कि कंप्रेसर मेरा ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कंप्रेसर क्यों नहीं ऑन हो रहा है, हम इसका पता लगाएंगे। कंप्रेसर ना ऑन होने के पीछे कौन से कारण होते हैं, कंप्रेसर को ऑन कराने के लिए कंपनी ने कौन सी सुविधा इसमें दी है, किस प्रकार से मैनुअल सिस्टम बनाया गया है या उसे इलेक्ट्रॉनिक पीसी के द्वारा ऑन कराया गया है। पीसी लोग कहते हैं लेकिन उसे पीसीबी कहते हैं। पीसीबी का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों की सहायता से उस पीसीबी के द्वारा कंप्रेसर को चलाया जाता है। तो यहां पर पीसीबी की चर्चा हम नहीं किए हैं, पीसीबी की चर्चा दूसरे अध्याय में अर्थात दूसरे वीडियो में हम करेंगे। अब यहां कंप्रेसर मेरा ऑन नहीं हो रहा है, तो कंप्रेसर नहीं ऑन हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्रेसर ऑन करेंगे। तो कंप्रेसर कैसे ऑन होगा, कंप्रेसर को मिलने वाली सप्लाई की जांच करेंगे। कंप्रेसर तक हमारी वायरिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई वायर इसका ढीला है, लूज कांटेक्ट में है, इसकी हम जांच करते हैं। इसके बाद यदि कंप्रेसर तक सप्लाई आ रही हो और मेरा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमारा कंप्रेसर स्वयं जिम्मेदार है। या कंप्रेसर तक सप्लाई आने के बाद कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, यदि कंप्रेसर से उसका कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर जिम्मेदार है। तो पहले कैपेसिटर की जांच करेंगे, फिर कंप्रेसर की जांच करेंगे। अगर हमारा कैपेसिटर सही है तो
तो कंप्रेसर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे और कंप्रेसर के सही होने का हम पता लगाएंगे। मेरा कंप्रेसर यदि सही है, वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसके पीछे कौन सा कारण हो सकता है? वोल्टेज लाने का कार्य कहां से हो रहा है? पीसीबी से। पीसीबी से खराबी है, पीसीबी की जांच करेंगे। तो इस तरह से कंप्रेसर को मिलने वाली सप्लाई की जांच होगी, कंप्रेसर की कंटिन्यूटी चेक होगी, कंप्रेसर से लगा उसका कंडेंसर चेक होगा। कंप्रेसर हमारा चल रहा है तो कूलिंग आनी चाहिए। तो कंप्रेसर अगर हमारा चल रहा हो, अब अगर कूलिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि कूलिंग ना आने का मतलब कंप्रेसर यदि चले और कूलिंग ना आए तो इसका मतलब है कि हमारे कंप्रेसर का पंपिंग डाउन है। आई बात समझ में? जब कंप्रेसर चले और कूलिंग ना आए तो इसका मतलब है कि हमारे कंप्रेसर का पंप डाउन है। समझ गए? तो इस दशा में भी हम उस एसी का गैस निकाल करके कंप्रेसर की जांच करेंगे। कंप्रेसर की पंपिंग कितनी होनी चाहिए? 400 पंपिंग इसकी होनी चाहिए। तो इस तरह से कंप्रेसर की हम पंपिंग चेक करेंगे। कंप्रेसर की पंपिंग कहीं डाउन तो नहीं है। यदि कंप्रेसर की पंपिंग हमें डाउन मिल रहा है तो क्या करेंगे? कंप्रेसर चेंज करेंगे। ये समझ में आ गया? अब इसके बाद पता चला कि कूलिंग तो आती है लेकिन बहुत कम कूलिंग होती है। कूलिंग आती है लेकिन कूलिंग बहुत कम होती है। तो बहुत कम कूलिंग के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं? बहुत कम कूलिंग के पीछे आपका सबसे पहले फिल्टर जिम्मेदार है। फिल्टर, यदि फिल्टर पे डस्ट आ गए हैं, जाम हो गया है, तो बाहर की जो हवा है वो हमारे एसी को नहीं मिलेगी। तो जब बाहर की हवा एसी को नहीं मिलेगा तो एसी में कोई हवा ही नहीं जाएगी, तो ये निकालेगा क्या? तो इसके लिए पहले हम फिल्टर की जांच करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्टर हमारा जाम हो गया है। तो इसलिए सबसे पहला काम हम फिल्टर की जांच करते हैं, फिल्टर हमारा जाम तो नहीं हो गया। अच्छा, एक कारण और हो सकता है कूलिंग कम आने के पीछे। ये दूसरा कारण है आपका जी, कि पहला तो सर्विस जी। कूलिंग अगर किसी एसी में कम आ रहा है तो पहला कार्य तो उसका सर्विस। काफी दिन हो गया है, सर्विस नहीं हुआ है, या काफी दिन से नहीं मतलब है, वहां पर वो किस प्रकार से यूज हो रहा है, वहां पर लोगों के आने जाने का या जो बाहरी हवा में धूल मिट्टी का किस प्रकार से वहां पर यूज हो रहा है। इस तरह से पहले उसका फिल्टर जांच होगा कूलिंग कम आने के लिए। और यदि फिल्टर देख रहे हैं कि फ्रेश है